अच्छा, मेरी जब शादी हुई, फोटोग्राफर बड़े विचित्र होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि फोटोग्राफर वही बनता है जिसको बचपन से दूसरे के घर में ताक झांक करने की आदत होती है। मेरी शादी हुई, आपके साथ भी प्रैक्टिकली सर ये हुआ होगा। मेरी वाइफ खड़ी हुई, मैं रिसेप्शन में 8, 10, 15, 20 जितने फोटो उस फोटोग्राफर को लेना था ले लिए। उसके बाद में उन्होंने मेरे को एक प्लास्टिक की कुर्सी में बिठा दिया, जैसे आपने मेरे को यहाँ पे बिठाया। हाँ, पीड़ा तो बोलूंगा। तो मेरे को जैसे आपने बिठाया वैसे उस फोटोग्राफर ने भी बिठा दिया मेरे रिसेप्शन में, और बिठा करके मेरी वाइफ को बोला कि मैडम ऐसा कर लीजिए, खिची मैडम ऐसा कर लीजिए, मैम थोड़ा सा ऐसा। मैंने कहा तू कर क्या रहा है? बोला 1 मिनट सर, मैं भाभी जी को सेट कर रहा हूँ। ताली आपकी इस बात पे उठेगी। मैंने बोला, मैं तू सेट कर रहा है तो मैं इसको तेरे को क्या भेंट करूंगा क्या? इतने नालायक लोग हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। अच्छा, हमारा इंदौर आदरणीय दादा ने कहा, और जो है SN गोयल साहब ने भी कहा कि यार जो है इंदौरी आदमी तो सुबह उठ करके पोहे जलेबी ढूंढता है ना। हमारे इंदौर में मस्ती बड़ी गजब की है। इंदौर का आदमी किसी की चिंता नहीं करता, वो बेफिक्र रहता है, आनंद में और मस्ती में रहता है। लेकिन जब बात आ जाए चिंता फिक्र करने की तो वो जबरनी किसी की चिंता करने लग जाता है रास्ते चलते ही। मतलब मैं एक ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ऑब्जर्वेशन देता हूँ, छोटा सा, बहुत बारीक, अगर अच्छा लगे तो आपकी तालियां उठे। मतलब इंदौर का आदमी वो होता है सर, जो गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए, देखना कितनी दूसरे की फोकड़ में चिंता करेगा। भैया पहलवान क्या हाल चाल है? तुम्हारी गैस की टंकी अभी तक नहीं आई यार, 3-4 दिन हो गए यार पहलवान, तुमने नंबर लगाया तो बात करो मैडम से फोन लगा के। और क्यों यार अग्रवाल साहब, आपकी बेटी का ब्याह नहीं हुआ? बोले तेरा तो ब्याह हो नहीं रहा, छोरी 35 साल की हो गई, तो अग्रवाल साहब से क्यों पूछ रही है? लेकिन आदमी को चिंता होती है। मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया है कि इंदौर का आदमी वो होता है जो बाइक चलाते हुए गाड़ी पे बाइक चलाते हुए दूसरे की वाइफ को राय देता हुआ मिलता है, भाभी जी ये साड़ी का पल्लू ऊपर कर लो, टायर में आ जाए। और बात तो ताली आपकी तब उठेगी अगर वो भाभी जी यूं कह दे, अरे अरे भैया थैंक यू धन्यवाद, तो क्या बोलेगा? अरे भाभी धन्यवाद क्या, ये तो अपने घर की बात है। इतना जबरदस्त, इतना कमाल का होता। मतलब मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ खान पान जो फेमस है, स्वच्छता इतनी बड़ी फेमस है, इतनी सारी चीजें हैं। मैं 4 पंक्तियां देता हूं कि लोगों को न जाने क्या क्या पसंद, लेकिन इंदौरी आदमी के प्राण कहां बसे हुए हैं कि किसी बेरोजगार के लिए, इंदौरी भाषा में हम कहें फोकटिया के लिए, किसी फोकटिया के लिए नौकरी से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता, किसी बेरोजगार के लिए नौकरी से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता, कुंवारे भूत के लिए आखा तीज के लगन से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। और लोग खाते होंगे चाउमीन नूडल्स न जाने क्या क्या, लोग खाते होंगे चाउमीन नूडल्स न जाने क्या क्या, हम इंदौरियों के लिए तो पोहे जलेबी से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। हम इंदौरियों के लिए बड़ी कभी उन्होंने कहा कि बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता, मेरी माँ की। लेकिन अगर वो इंदौर के लिए कहते आज रमेश ओझ जी, तो वो क्या कहते कि बहुत खाते हैं मगर पेट हमारा लमसम नहीं होता। ये इंदौरी लोगों का जलवा है कि बहुत खाते हैं मगर पेट हमारा लमसम नहीं होता, इन इंदौरियों के खाने का कोई मौसम नहीं होता, और मैं भुक्कड़ों के बीच भी बेफिक्र रहता हूँ। आ जाओ सराफा, मैं भुक्कड़ों के बीच भी बेफिक्र रहता हूँ, मेरे सराफे का खजाना कभी कम नहीं होता, मेरे सराफे का। ये हमारे इंदौर का है। और इंदौर में मैंने आपको बताया कि जितना आनंद है बिखरा हुआ वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो वहाँ भगवती के जगदम्बा के दर्शन कर रहा, टाटा स्टील चौराहे पे, अब माँ चामुंडा की मूर्ति लगी हुई, मैं दर्शन कर रहा, आदरणीय शशिकांत दादा भी दर्शन कर रहे हैं, और एक मैडम थी वो अपने बच्चे को दर्शन करा रही थी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, बढ़िया। तो वो बच्चा कुछ बोल रहा था सर, धीरे से कुछ मम्मी को इशारा करते हुए, तो उसकी मम्मी उसका मुंह बंद कर रही, चुप हो जा चुप हो जा। फिर वो मम्मी का हाथ हटाए, फिर अपने मासूम स्वभाव से कुछ बोल रहा था, फिर मम्मी उसका मुंह बंद करे। अब जब बार बार मुंह बंद कर रही थी, उसको रोक रही थी, तो मेरे को बड़ा अटपटा लगे। मैंने तुरंत टोक दिया, मैंने कहा भाभी जी गलत बात है, बच्चे को बोलने दो, बच्चा बोलेगा तो इसका विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। मोदी जी विकास चाह रहा, विकास नहीं रोक रही हो। मैंने कहा गलत बात है, बच्चे को बोलने दो। तो भाभी जी क्या बोली, अरे बोले भैया विकास गया भाड़ में, ये तो यूं बोल रहा है कि मम्मी मम्मी वो माता जी के नीचे जो राक्षस पड़ा है ना, वो पापा जैसा दिख रहा है। ये स्थिति है, आप कहाँ रोकने जाओगे और क्या करने के लिए जाओ, ये स्थिति है। और वो बच्चे तो बच्चे हैं, उनकी माँ, मतलब अब मेरी खुद की वो वाइफ है। मैं आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि आप इस ब्रह्मांड में, आप खुद अनुभव भी कर रहे होंगे, हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप इस ब्रह्मांड में किसी को भी जीत सकते हैं लेकिन अपनी पत्नी को नहीं जीत सकते। कुछ भी कर लो। भगवान हमारे सत्तन जी कहते हैं कि आदमी कितना बड़ा कलेक्टर हो जाए, कितना बड़ा महापौर हो जाए, विधायक हो जाए, अधिकारी हो जाए, लेकिन जब वो घर जाता है तो उसकी पत्नी उसको रात को 10 बजे भोजन के पश्चात पलंग पे बिठा के एक ही बात बोलती है कि तुम्हारे में अक्ल नाम की चीज नहीं है। और वो भी गर्दन हिला के हाँ ही भर रहा होता है।
क्योंकि ताली तो इस बात पे उठेगी, वो गर्दन हिला के ताली मतलब इसलिए हाँ भर रहा होता है कि हाँ मेरे में अक्ल नाम की चीज नहीं है, क्योंकि वो मन में यही सोचता है कि मेरे में अक्ल होती तो इससे ब्याह क्यों करता मैं। मेरी खुद की पत्नी, अब मेरे को मैं ये अतुल भैया मेरे को वहाँ उधर लखनऊ तरफ ले गए, शशिकांत मैंने बोला कि जा रही है तो महाजन ने ठीक ठाक करा कर आना हो कार्यक्रम में, इज्जत खराब मत करना। मैंने कहा ठीक दादा। 3-4 दिन की सीरीज उधर, अब बनारस पहुंचे, अतुल मैंने बोला कि कुछ लाड़ी के लिए ले ले। मैंने कहा ठीक, देखना वाइफ कैसी होती है, पत्नियां कितनी टिपिकल होती हैं। मैंने वाइफ के लिए एक साड़ी खरीदी, अब मैंने 1000 रुपए की साड़ी खरीदी, 1000 रुपए में बढ़िया साड़ी आ गई। मैंने वाइफ को कॉल किया अतुल भैया के सामने, मैंने कहा देख तो मैंने एक साड़ी ली है और बहुत शानदार 500 रुपए में, और मैं यहाँ से पार्सल कर रहा हूँ, मैं तो यही 8-10 दिन लग जाएंगे, मैं पार्सल कर रहा हूँ देख लेना। बोले ठीक है। अब मैंने पार्सल कर दी, 2 दिन बाद उसको पार्सल पहुंच गया, फोन आया, मैंने कहा हाँ कैसा क्या, बोले बहुत बढ़िया। अब इसके बीच में अतुल भैया मेरे से पूछ रहे, बोले कि यार एक बात बता पंडित, लोग तो यार 200-400 रुपए की साड़ी खरीदते हैं, वाइफ को 1000-2000 बताते, कोई भी चीज खरीदते हैं 500-600 भी लाएंगे तो 1000-2000 बताएंगे, ये तो उल्टा कर रहा है यार, 1000 रुपए की साड़ी खरीदी और बहू को 500 की बता रहा है। मैंने कहा दादा मेरी वाइफ है ही ऐसी। बोले कैसी? मैंने कहा मैं कुछ भी चीज लेके जाता हूँ, पूछती है कितने की लाए, मैंने कहा ये बढ़िया मैं उज्जैन से लाया 500 रुपए की, यहाँ राजवाड़ा पे 300 रुपये में मिल जाती, ठग लिया तुमको लोगों ने। ये भिंडी क्या भाव ला? मैंने कहा ये 25 रुपए की आधा किलो ले लो, यहाँ 20 रुपए की आधा किलो मिल रही ठेले पे, और कैसी बेकार लाया। मतलब उसको लगता है कि मेरे आदमी को कोई भी ठग लेगा, सीधा है ये, बहुत ज्यादा सीधा, उसको ये लगता है, तो कुछ भी मतलब हल्के में लेती है। तो मैंने कहा अब देखो 1000 की मैंने 500 बताई, अब तो उसको ठीक लगेगा कि 500 रुपए में अच्छी साड़ी आ गई। बोले ठीक है। अब 2 दिन बाद अतुल भैया के सामने ही फोन आया, मैंने कहा हाँ कैसा क्या? बोले अरे साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा फिर 500 में और क्या लेगी? बोला अरे नहीं बहुत बढ़िया, सुनो एक और बात। मैंने कहा हाँ क्या? बोला साड़ी मेरे को तो अच्छी लग रही थी, पर पास वाली सुनीता भाभी को और भी ज्यादा पसंद आ रही थी, आपने 500 में ली थी, मैंने 700 रुपए में बेच दी। ये मरण होता है, तो आप कुछ कर नहीं सकते सर, आप जीत ही नहीं सकते हैं। यत्र तत्र आनंद इनके कारण बिखरा हुआ है। मैं तो, मेरा शादी हुई, मेरी वाइफ नागपुर तरफ से, अपन मालवांचल के हैं। मेरा मित्र आया शादी के 15 दिन बाद, अब वो चाय बना रही मेरी वाइफ, उसके हाथ से क्रॉकरी का जो सेट था वो गिर गया, तो मैंने एकदम मेरे मुंह से सहज रूप से निकल गया, अरे मैंने कहा क्या कर रही, तू भी गेली है यार। तो मैंने एकदम कह दिया, फिर मैं चुप हो गया, और मैंने कहा क्या बोल दिया अपन ने। अब भाभी जी आप लोग तो समझ ही गए, भैया लोग भी समझ गए, लेकिन वो नहीं समझी नागपुर की। लेकिन मैंने कहा चलो बात सेट हो गई, नहीं समझी, अच्छा हुआ पाप कटा। लेकिन सर वाइफ कुछ भी भूल सकती है, लेकिन पति के मुंह से निकली हुई बात नहीं भूल सकती। उसको खींच लेती है, भले 4 महीने बाद बताएगी, क्यों तुम्हारे मम्मी के सामने तुम ऐसा कह रहे? जी ऐसा कहते तो उठा के यहाँ इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है उनको? मतलब ये तो उसने तुरंत मेरे से शाम को पूछ लिया कि एक बात बताओ, ये गेली का मतलब क्या होता है? और मैंने कहा पंडित फंस गए अपन। तुरंत मैंने बात सेट करी, मैंने कहा अपन कभी, मैंने कहा अरे गेली का मतलब तू बहुत सुंदर है, सुशील है, बहुत प्यारी है, खूबसूरत है, बहुत ही क्यूट है। तो वो क्या बोले कि फिर तो आप भी बहुत बड़े गेली हो। यहाँ इस प्रकार से आनंद हमारे गृहस्थ जीवन में बिखरा हुआ है सर। आपको क्या बताऊं, मैं एक कविता आपको सुनाता हूं कि आदमी जब जुगाड़ जमाने पे तुल जाता है, तब जुगाड़ के जमाने के चक्कर में भी कई बार वो फंस कैसे जाता है। आप आनंद लेना, मैं कविता सुनाता हूँ, आनंद लेना। कि एक दिन मैं बस स्टॉप पे, देखना इंदौर का आदमी कैसे उलझता है। हाँ। कि एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था, एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था, या यूं कहूं कि आधे घंटे से टाइम पास ही कर रहा था। तभी मैंने देखा कि एक सुंदर लड़की सड़क पे कुछ ढूंढ रही है, जो कोई भी हो पर अपने मन को भा रही है। तुरंत मैंने सोचा रोहित अच्छा है मौका, और एक कागज पे आई लव यू लिख करके फेंका। वो आई और उठा के ले गई, तो मैंने सोचा रोहित लड़की पट गई। दूसरे दिन भी जब उसी लड़की को देखा, तो अब की बार तो पूरा लव लेटर बना के फेंका। वो इस बार भी उठा के ले गई, तो दिल के अरमान जाग गए। मैंने सोचा रोहित अपने भी अच्छे दिन आ गए। तीसरे दिन भी जब यही घटना घटी, तो अब तो लगा कंफर्म लड़की पटी। तभी पास की दुकान वाले ने मेरे को बुलाया और बोला कह रहे तू पागल है कि तेरा दिमाग भेराया। मैंने बोला क्यों यार, प्रेम पत्र फेंक रहा हूँ, देखने लो कितनी अच्छी लड़की पटा रहा हूँ, कितना अच्छा रिस्पॉन्स देती है, जो भी कागज फेंकता हूँ उठा लेती है, मैंने कितनी बड़ी सफलता पाली है। तो वो बोला नालायक, सफलता वफलता छोड़, वो तो कचरा उठाने वाली है। मतलब आदमी ऐसे उलझता है। खैर समय बड़ा कम है, हो गया। मैं 4 पंक्तियां रख करके स्थान ग्रहण करता हूँ। नवरात्रि का पर्व काल चल रहा है। जब भी हमारे जीवन में विषम परिस्थिति आती है, आप लोग धनाढ्य लोग हैं और फर्श से अर्श की आपने यात्रा संपन्न की है जीवन में, तो जब आदमी विषम परिस्थिति में होता है, कठिन समय में होता है, तो एक भक्त हृदय उस ईश्वर से क्या कहता है। यदि आपके मन की बात हो तो आप तालियों से विदा कीजिएगा। कि थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे, उस ईश्वर से कि थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे, इस अंतर्मन के पतझड़ को सावन बना दे। थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे, इस अंतर्मन के पतझड़ को सावन बना दे। और दुखों के दावानल से तप रहा है ये मन मेरा, दुखों के दावानल से तप रहा है ये मन मेरा।
तू आजा मेरे चितवन को मधुबन बना दे, वाह! तू आजा मेरे चितवन को मधुबन। थैंक यू सो मच।